हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग, आप देख रहे होंगे, सेट पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्यू को, अभी मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सेट पढ़ाने के बाद में तुरंत। ठीक है, इसका कंप्लीट एक लेक्चर लेना पड़ेगा। इसके बाद में स्टैक, इससे पहले स्टैक मैं बता चुका हूँ जो हमारा किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जो फर्स्ट इन होता है वो लास्ट में आउट होता है। ठीक, उस हिसाब से फर्स्ट इन लास्ट आउट बोला जाता है। ठीक है, फीफो टाइप का भी शॉर्टकट आप कह सकते हो। और इसके पहले हम और भी काफ़ी इटरेटर भी पढ़ चुके हैं, कर्सर जो भी होते, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी कलेक्शन में। या मैप ऐप पढ़ेंगे, मैप में भी एक दो अलग तरीके हैं सॉर्ट करने के, अरे सॉरी, प्रिंट कराने के, इटरेट करने के, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट सेट में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कलेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो अब सेट हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक, मैंने सेट से पहले जो लिस्ट पढ़ाया था, लिस्ट में क्या बताया था, इफ यू वांट टू ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर लिस्ट। एंड और इन लिस्ट में क्या होता था कि डुप्लीकेट्स अलाउड होते थे। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउड मतलब आप डुप्लीकेट एलिमेंट अगर आप ऐड कर देते हो, मान लो आपने एक बार ऐड किया कुछ भी स्ट्रिंग, अगर था आपका लिस्ट, कोई भी एरे लिस्ट या वेक्टर या कुछ भी आप ले रहे थे, तो उसमें आपने स्ट्रिंग में आपने कुछ भी डाल दिया, तो कोड क्यूरियस डाल दिया था। अब दोबारा फिर से कोड क्यूरियस अगर ऐड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो बना रहेगा क्योंकि वो इंडेक्स बेसिस पे होता है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे आपने क्या डाला है, 1 इंडेक्स से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो इंडेक्स पे जाना है डायरेक्टली। ऑलरेडी इंडेक्स क्या है, डिसाइडेड है, कोई वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे इंडेक्स डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से वो डायरेक्ट डुप्लीकेट अलग हो जाता है। अब जब इंडेक्स ऑलरेडी डिसाइड है, ऑर्डर ऑलरेडी डिसाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्शन ऑर्डर क्या प्रिजर्व रहता है। मतलब इंसर्शन जो भी जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करते जाओगे, वही ऑर्डर आप जब प्रिंट कराओगे तो उसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट आप स्टैक जब आपने पढ़े थे तो स्टैक में आपने अलग मेथड स्टैक स्पेसिफिक यूज किया था, जो हमारा पुश और पॉप वाला था। ठीक है, तो उस पुश और पॉप की वजह से आपका इंसर्शन और जो भी ऑर्डर और जो था आपका रिट्रीवल ऑर्डर था, वो आपका अलग हो चुका था, चेंज हो गया था। वो जो फर्स्ट इन हुआ तो लास्ट आउट हो रहा था। ठीक है, मतलब जो लास्ट में इन हुआ वो फर्स्ट आउट हो रहा था, टॉप से उठा रहे, तो वो आपने क्यों किया, आपने स्पेसिफिक टू स्टैक मेथड यूज किया था। अदरवाइज आप अगर सिंपली ऐड मेथड यूज करते लिस्ट के तो उस तरीके से वर्क नहीं करता। ठीक है, इसके बाद और क्या मैंने बताया था कि लिस्ट जो हमारा, क्या कहते हैं, लिस्ट जो हमारा है, लिस्ट में जो भी हमारे हैं, तो जैसे कि एरे लिस्ट की बात करें, क्योंकि स्पेसिफिक टू अपर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एरे लिस्ट होता है वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करता है। एक तो अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट हो गया, वो हर किसी में, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट हो गया, अब्स्ट्रैक्ट, इसके बाद में सेट भी आएगा। ठीक है, जो सेट, क्योंकि हर किसी, देखो लिस्ट में जो भी मेथड्स है, ठीक है, या कलेक्शन में जो मेथड है, कलेक्शन के मेथड्स को अब्स्ट्रैक्ट करके एक तरीके से रैपर तरीके से, अडाप्टर तरीके से यूज करके आपको, जिससे कि सारे मेथड्स इंप्लीमेंट ना करना पड़े। ठीक है, जो जरूरत है वो इंप्लीमेंट कर लो, उस हिसाब से ये बनाया गया। ठीक है, तो इसमें, और इसमें मैंने बताया था कि ये क्या क्या, हाँ, उस और क्या क्या इंप्लीमेंट करता है इंटरफेस को, जैसे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट हो गया था, और रैंडम, क्योंकि आप एलिमेंट को फेच कर सकते हो रैंडमली, तो अब रैंडम एक्सेस हो गया। सीरियलाइजेबल इसलिए होगा क्योंकि डेटा सीरियलाइजेबल तो हर किसी में होना ही चाहिए, क्योंकि हम यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा को नेटवर्क थ्रू भेजना है, लिस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, डीबी में सेव करना डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली लिस्ट को क्या डीबी में सेव करा देते हैं, तो इसलिए सीरियलाइजेबल जरूरी है। हालांकि सीरियलाइजेबल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर, अलग लेक्चर लेकर के। ठीक है, कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कलेक्शन में हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पहले पढ़ाना चाह रहा था। इसके साथ साथ में जावा 8 भी पहले पढ़ाएंगे, फिर सीरियलाइजेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, जावा 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, रैंडम एक्सेस आपने कर लिया, ठीक है, और सीरियलाइजेबल कर लिया, तो ये दोनों हमने कर लिए। इसके रैंडम एक्सेस हो गया, सीरियलाइजेबल हो गया, और क्लोनेबल, क्यों क्लोनेबल भी होता है, इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग, ये हमारा, मैंने लिस्ट के बारे में बताया, लगभग में सभी में लिस्ट के सभी पार्ट हैं, सभी में सेम ही होता है।
बट उनके कुछ फीचर जैसे वेक्टर मैंने बताया, तो वेक्टर में क्या होता है कि हमारे मेथड जो होते हैं सिंक्रोनाइज होते हैं, इस वजह से हमारा थ्रेड सेफ हो जाता है। जबकि अब अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे लिस्ट में हमने क्या बताया था, एरे लिस्ट में क्या, एरे लिस्ट का जो इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर ग्लोबल एरे के तरीके से काम करता है, सेम वेक्टर में काम करता है। बस लिंक लिस्ट, जो कि लिंक लिस्ट की बात यहाँ पर आएगी, जो कि हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिंक लिस्ट का जो है इंटरनल डाटा चाहिए वो डबली लिंक लिस्ट होता है। सिंगली क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सिंगली में एक तरफ से ट्रांसफर करते हैं, डबली में दोनों तरफ से कर सकते हैं, तो सर्चिंग हमारा थोड़ा तो कम, मतलब हम उसको एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो इस हिसाब से डबली लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें कोई दूसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था। क्या रिक्वायरमेंट थी कि अगर डिलीशन ऑपरेशन आता है, कोई एडिशन ऑपरेशन आता है, तो एरे लिस्ट में प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि एरे लिस्ट में तो क्या होता है, अगर कोई डिलीशन कर रहे हो तो वहाँ पे जगह एम्प्टी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, शिफ्ट करना पड़ेगा एलिमेंट को। या आप ऐड कर रहे हो तो साइज अगर बढ़ गया उसका, तो इसके मतलब क्या हुआ, फिर आपको दूसरी एरे क्रिएट करके उसमें स्वैप कर एक कॉपी करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, तो ये प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि हमारा डिलीशन एडिशन, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें कि कुछ ऑपरेशन ऐसे ज़्यादा आते हैं कि जहाँ पे डिलीशन ज़्यादा करना पड़ता है ना, और एडिशन ऐड ज़्यादा करना पड़ रहा है डेटा को, तो उस केस में आप लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, रिट्रीवल में इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन में ही रहेगा। ठीक है, आइदर वो ये सही है कि दोनों तरफ इधर से भी सर्च करेगा इधर से भी करेगा, बट क्या कहते हैं वर्स्ट केस में क्या जाएगा, मिडिल में जाएगा, तो उसको 1/2 तो कहोगे नहीं, तो ठीक है, तो हिसाब से एन ही कहोगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हमने स्टैक पढ़ाया था। ठीक है, स्टैक का अलग फीचर था, फीफो टाइप का हम बता चुके हैं आपको। तो इस अब हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि सेट, तो सेट भी एक अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, सेट में क्या है कि सेट हमारा क्या होता है, आप सेम वही डेफिनेशन है, इफ यू वांट टू ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी सो यू कैन गो फॉर सेट। बट इसकी कंडीशंस हैं थोड़ी अलग है, कि यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे कोई इंटरनल जो है एरे तरीके से, एरे इंटरनल स्टोर करने के लिए क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करें अलग बात है, बट इसमें क्या होता है, जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब जो वैल्यू मान लो हमने कोड क्यूरियस स्ट्रिंग बना करके ऐड किया है ना, तो आप जो ऐड करने की बात है तो कुछ भी कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं करते, इंट फ्लोट डबल ऐसे करके नहीं, इंटीजर मतलब रैपर क्लासेस प्रिमिटिव, जहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यूज करना वहाँ पे रैपर क्लासेस का यूज कर लो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी आप मान लो इंटीजर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक, या तुम आपने ऐड किया, मान लो कोड क्यूरियस यूज किया, ऐड किया, ठीक है, तो कोड क्यूरियस क्या होगा, ये वैल्यू जो आपने ऐड किया वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि इसको किस इंडेक्स पे रखा जाए। आइदर वो हो सकता है इंटरनली वो एरे ही कहीं ना कहीं लास्ट में जा करके यूज कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो स्टोर कहाँ पे करेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा हैश कोड। हम ऑलरेडी रेबिन कॉर्स एल्गोरिथम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के मैप पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली सेट जो हमारा होता है वो एक्चुअली इंटरनली अगर देखा जाए डायरेक्ट वे में, तो वो मैप को ही यूज करता है। ठीक है, किसको यूज करता है, मैप को, हैज मैप को यूज करता है। तो इस वजह से जब क्योंकि वो हैज मैप को यूज करता है तो वो एक तरीके से क्या कर देता है, अब्स्ट्रैक्ट कर देता है उस इम्प्लीमेंटेशन को जो हैज मैप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको उसके इसलिए आपको पूरी जानकारी, हाँ थोड़ा वो फंक्शनल में आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर जो हम एक तरीके से पढ़ाएंगे जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन टाइप का होगा वो हमारा हैज मैप में होगा। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो अगर पहले से हमारा कोई इंडेक्स डिसाइड नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट ऐड होगा नया वो कहाँ पे स्टोर होगा उसका कोई पता नहीं है। ठीक, नंबर एक तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये होता है कि अगर वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि उसकी इंडेक्स क्या होगी, तो इसका मतलब आप अगर सेम एलिमेंट बार बार ऐड कर रहे हो तो वो वैल्यू जो इंडेक्स बनेगी वो तो सेम ही बनेगी हर जगह पे,
और वैल्यू कंपेयर करके आप चेक करोगे, अगर वैल्यू सेम है तो आप दोबारा स्टोर करने क्यों चाहोगे जब ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप सेम इंडेक्स पे जा रहे हो। क्योंकि मान लो कोई भी जो आपने कोड क्यूरियस ऐड किया उसके थ्रू कोई एक पर्टिकुलर एक अलगोर यूज किया जा रहा होगा जिसके थ्रू इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो अगर कोड क्यूरियस पहली बार आपने ऐड किया तो उसका भी जो हैश कोड बनेगा वो बिल्कुल वही बनेगा। अगर मान लो 2 बना तो 2 बनेगा, और दोबारा फिर से हैश को अगर दोबारा कोड क्यूरियस अगर आप ऐड कर रहे हो सेट में, तो फिर से आप जो भी इंडेक्स जनरेट होगी वो 2 ही जनरेट होगी। तो इसका मतलब वो सेम इंडेक्स पे जा रहे हैं। तो आप कोई भी अगर कोड लिख रहा होगा, लाइब्रेरी बना रहा होगा, उसको ये तो पता है कि अगर बार दोबारा से अगर सेम इंडेक्स आती है किसी एलिमेंट की तो उस वैल्यू को कंपेयर करो एक बार कि क्या ये वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। क्यों कंपेयर करो? उसका रीजन है। आपको मैं ऑलरेडी देखो ये बता चुका था क्या उस टाइम पे जब हम कुछ पढ़ा रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हमने ये बताया था। हाँ, स्ट्रिंग पढ़ा रहे थे हम, उस टाइम पे मैंने बताया था कि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं या दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, उनके हैश कोड पॉसिबल है कि वो सेम हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपने एक बार कोड क्यूरियस ऐड किया, दूसरे में आपने राजू पाल ऐड किया, तो बाई चांस हो सकता है कि उनका जो है एक तरीके से दोनों का हैश कोड सेम जनरेट हो जाए, ठीक। अगर सेम जनरेट हो जा रहे हैं तो आप अगर डायरेक्टली इसको इस इंडेक्स भी सेम बन रही है तो इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, अगर डायरेक्टली उसको रिमूव कर ओवरराइड कर दे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब चेक करना जरूरी है। अगर सेम इंडेक्स बनते हैं तो आप कुछ अलग तरीका यूज करो जिसके थ्रू आप उस एलिमेंट को ऐड कर सको। तो उसमें भी देखो क्या होता है कि या तो उसमें भी तरीके होते हैं कि आप लिंक लिस्ट यूज करोगे, पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर 10 एलिमेंट आ गए तो उस इंडेक्स से आप रेफर करके क्या बनाओगे, एक ब्रांच बना दोगे, नई ब्रांच क्रिएट कर दोगे, उसमें एलिमेंट को ऐड करते जाओगे जो सेम इंडेक्स जिनका हैश कोड सेम है। तो इस हिसाब से वर्क करता है। बट प्रॉपरली जो है इसको मैं अभी इसको स्टॉप करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे हैश मैप में, ठीक है। उसका इंटरनल वर्किंग पढ़ेंगे, उसका जो वर्किंग समझ जाओगे तो हैश सेट का भी ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। लिंक्ड हैश मैप का इंटरनल वर्किंग समझ जाओगे तो लिंक्ड हैश सेट का भी समझ जाओगे। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात किया जाए हैश सेट की, अरे सॉरी सेट इंटरफेस की, तो कितने मैंने आपको बताए थे, हैश सेट बताया था, लिंक्ड हैश सेट बताया था, सॉर्टेड सेट बताया था। सॉर्टेड के अंदर नेविगेबल सेट आता है, नेविगेबल सेट के अंदर क्या होता है, ट्री सेट होता है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो सेट में हम लोग पढ़ने वाले थे, तो सेट में, हाँ, सेट में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। तो मैं जो कह रहा था इंडेक्स बेसिस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इंडेक्स डिसाइड करता है आपकी वैल्यू, तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर जो है इसका मतलब वो आपका प्रिजर्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पता वैल्यू कौन सी है उसके बेसिस पे इंडेक्स इधर आगे भी बन सकती है, उसके पीछे भी जा सकता है वो एलिमेंट, तो ऑर्डर एक तरीके से प्रिजर्व नहीं। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर सेम वैल्यू बार बार ऐड कर रहे हो तो वो सेम इंडेक्स पे जाएगा, वहाँ पे वो कंपेरिजन कर लेगा, और जिसने लिखा होगा वो दोबारा ऐड ही नहीं करना देगा सेम वैल्यू को, ठीक है। तो इस बेसिस पे डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में डुप्लीकेट एक तो अलाउ नहीं होता है। इसके बाद में क्या होगा, और इसमें क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन की बात किया जाए तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बता ही दिया है, और क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट और क्लोनेबल सीरियलाइजेबल तो होगा ही होगा, ठीक है। और हेटेरोजेनियस होमोजेनियस की बात की जाए तो है इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा। जैसे कि हैश सेट में अगर बात किया जाए तो हैश सेट में तो आप ऐड कर सकते हो हेटेरोजेनियस जो भी है, बट आगे जो ट्री सेट होगा उसमें नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें हम आगे चल के बताएंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं इसके इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंटरनली एक्चुअली ये हैश मैप को पहले यूज करता है, बट आगे जा करके वो हैश टेबल ही यूज करता है। एट द एंड में अगर देखा जाए, एट द लास्ट देखा जाए तो वो क्या यूज करता है, हैश टेबल ही यूज करता है। कौन? हैश सेट, ठीक है। तो ये हमारा हैश सेट हो गया। अगर हैश सेट और फिर आगे लिंक्ड हैश सेट मैंने बताया था, लिंक्ड हैश सेट की बात की जो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हाँ, दूसरी बात एक चीज़ और बताऊँ, नल की बात कर रहा था मैं, नल इंसर्शन की लिस्ट में बताया था। तो इसमें नल अगर इंसर्ट करने की बात करो, नल इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट दोबारा ऐड करोगे नल तो नहीं होगा क्योंकि वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। बट अब लिंक्ड हैश सेट की बात करें, सेट और लिंक्ड हैश सेट देखो कई, हम जैसे कि स्टार्ट से देखा जाए, सेट हमने बताया, लिंक्ड हैश सेट बताया, आगे हैश मैप बताएंगे, हैश सेट बताया, लिंक्ड हैश सेट बताया,
मैप में जाएंगे तो हैश मैप बताएंगे, लिंक्ड हैश मैप बताएंगे। दोनों में अगर ग्रुप को देखा जाए दोनों में सेम डिफरेंस रहेगा। क्या रहेगा कि इसमें लिंक्ड हैश सेट जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर को वो प्रिजर्व कर लेता है। इंसर्शन ऑर्डर को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, मतलब जिस ऑर्डर में इंसर्ट करोगे उस ऑर्डर में ही वो रहेगा। ये और अगर आप रिट्रीवल करोगे, इटरेट करोगे तो सेम ऑर्डर में, जैसे कि आपने पहले ए ऐड किया, बी ऐड किया, फिर सी ऐड किया, फिर डी ऐड किया, तो इसका मतलब है जब आप इटरेट करोगे, लूप इटरेशन की करोगे तो पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी, फिर डी। ये बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट बहुत आगे चल के बहुत जगह यूज होता है। आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैश कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट। ठीक है, तो और भी बहुत सी जगह रियल टाइम यूजेज होते हैं कि हम लिंक्ड हैश सेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही एक डिफरेंस होता है। बाकी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हैश टेबल विद लिंक लिस्ट होता है। ठीक, इसमें हैश टेबल होता है, हैश टेबल विद लिंक लिस्ट होता है। क्योंकि हैश टेबल, देखो हैश टेबल अगर हम बना रहे हैं तो हैश टेबल भी कई प्रकार से बना सकते हो। आप चाहें तो एरे का यूज करके बना सकते हो, या आप हैश टेबल चाहो तो लिंक लिस्ट का यूज करके बना सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ये इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और बात करिए मैथड्स की, यहाँ बात करी जाए अगर तो मैथड्स में अगर देखा जाए इसके कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। इस पे ये सारे जो है कलेक्शन के जो भी मेथड्स आते हैं वो कलेक्शन के मेथड ही यूज करता है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड्स नहीं। जो आपने टॉप से लिया, जैसे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ऐड ऑल करना है ऐड ऑल कर सकते हो, इसके साथ में रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, कंटेंट्स चेक करना है कंटेंट्स चेक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कंटेंट्स करता है नहीं करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वही सेम मेथड जो है मोस्ट यूज वाले वो आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात और एक मैं बात बता देता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्टर की बात किया जाए तो कंस्ट्रक्टर में अगर देखा जाए सारा लगभग में सेम ही रहता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर सकते हो, अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो तो अदर प्रीवियस अदर कोई आपके पास कलेक्शन है तो उसको आप कंबाइन करना चाहते हो तो सेवरा के कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हो आप इजीली। दूसरा, आप लोड फैक्टर बता सकते हो, फिल रेशियो जो बोलते हैं। ठीक है, कि कितने परसेंट अगर फिल हो जाए उसके बाद हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए जिससे कि साइज बड़ा हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा कितना होता है, वो 75% होता है। तो इस हिसाब से ये हमारा आज का था। अब हम बात करते हैं, अगर चलते हैं कोडिंग की, थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि कैसे हमें यूज करना है इसको। ठीक है, एक एक करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे। पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, हैश सेट यूज करेंगे। ठीक है, और सेट में हाँ पहले कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या देखो, कलेक्शन आप ऑलरेडी ऐड कर सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी मतलब जो भी आपको स्टार्ट में जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इंटरनल जो एट द एंड में देखा जाए तो वो एरे या लिंक लिस्ट यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो उसका साइज तो बताना ही पड़ेगा, बट हाँ वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो कोड में ऑलरेडी लॉजिक लिख दिया गया है कि जैसे ही आपकी कोई फिल होने वाला है, जैसे एरे मान लो, एरे में हम लोग क्या करते थे, एरे में क्या हुआ कि एरे आपने क्रिएट किया, इसके बाद में एलिमेंट ऐड करते गए, लास्ट में कंप्लीट फुल हो गया। ठीक है, और फुल हो गया तो आप एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो लॉजिक था जिसके थ्रू आप एलिमेंट को ऐड करवाना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे थे, बट उसने क्या किया, वो अब्स्ट्रैक्ट कर दिया उस लॉजिक को आपसे कि आपको वो लॉजिक नहीं लिखना है। अब एलिमेंट एरे में कितने भी एलिमेंट ऐड करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मान के चलो इस तरीके से है। तो एक तरीके से इंटरनल वो कुछ भी यूज करे तो साइज तो एटलीस्ट बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बताना ही नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं बताना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो तो बता सकते हो कि क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके एलिमेंट एक बिलियन 1 लाख रिकॉर्ड या 2 लाख रिकॉर्ड 10 लाख रिकॉर्ड 1 मिलियन रिकॉर्ड आपको स्टोर करने हैं, तो आप पहले से अगर साइज बता दोगे तो वो क्या होगा, इससे कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छी रह जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 4 एलिमेंट पहले ऐड किए, फिर बाद में 10 एलिमेंट कर दिए, फिर 20 एलिमेंट ऐड कर दिए, ऐसे करके ऐड करते धीरे धीरे ऐड कर रहे हो तो वो साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो भी उसमें भी लगता है टाइम। ठीक, उस टाइम को सेव करने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आपको पता है कि हमारे एलिमेंट इतने हो सकते हैं मिनिमम, तो आप हाँ अगर आपने मान लो अज्यूम कर लिया कि हमें 1 लाख एलिमेंट ऐड करवाने हो सकते हैं
और एलिमेंट आए पर 10 ही, तो आपका वो स्पेस है जो वो एक तरीके से वेस्टेज चला जाएगा। ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप श्योर हैं, एक अनुमान नहीं लगाना यहाँ पे, श्योर अगर हैं तो आप उसका सर्च जरूर दें, ठीक है, पहले से ही, तो उससे फायदा होगा परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा। ठीक, तो एक तो ये हो गया इनिशियल कैपेसिटी, लोड फैक्टर, ठीक है, इसके बाद में, और इसके बाद में क्या हुआ, बट वही है, ठीक है, जो लोड फैक्टर वही है कि आपको मैंने बताया 0.75%, 0.75 मतलब 75% अराउंड आता है, तो वो हमारा एक तरीके से यहाँ पे होता है। इसके बाद में मैथड्स की अगर बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हो, ऐड हो गया, ऐड ऑल हो गया, क्लियर तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन मेथड है, सभी में कलेक्शन में होगा। आप चाहोगे कि इसको एम्प्टी कर दिया जाए, ठीक है, तो ये सभी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे मेथड जो है वो कलेक्शन के ही हैं, एक्चुअली ये कलेक्शन इंटरफेस के ही है। ऐड हो गया, ऐड ऑल हो गया, और ये हमारा कंटेंस ऑल है ना, रिमूव ऑल, बाकी कोई मेथड नहीं, इज एम्प्टी, ये बिल्कुल सिंपल मेथड्स हैं जो नॉर्मली हर किसी कलेक्शन में ही अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मेथड इसका कोई भी नहीं है ना। अब हम लोग इसको टेस्ट करके शुरू कर लेते हैं। ऐड करो, मान लो आपने क्योंकि इंटीजर दे रखा है तो हम एक तरीके से 1 2 3 ऐसे करके ऐड करेंगे। 1 ऐड किया, 2 3 3 4, ठीक, इस तरीके से ऐड किया, और सेट डॉट ऐड नल ऐड किया, और सेट डॉट ऐड और नल ऐड किया, ठीक। ये मैंने सारे केस कवर कर रखे हैं एक तरीके से। प्रिंट करना है। अब देखो प्रिंट कराने का भी तरीका मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ साथ में। ये तो आप टू स्ट्रिंग तो इम्प्लीमेंट मैंने बताया, सभी जितने भी आप इंटरफेस कलेक्शन यूज करोगे सभी में टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी, तो आपको प्रिंट कराने की कोई इशू नहीं है। बट हाँ, आपको इटरेट करना है तो फॉर ईच लूप हर किसी में वर्क करता है मोस्टली, तो फॉर ईच यूज कर लो। यहाँ पे फॉर ईच में देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इंटीजर यूज करोगे, टाइप तो देना ही पड़ेगा, बट आपने तो नल भी ऐड कर रखा है यहाँ पे। नल हालांकि असाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर, लेकिन इंटीजर ही यहाँ पर रखेंगे तो ही वर्क करेगा। नंबर इंट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि नल इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक। इस तरीके से फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। बाकी आप इटरेटर चाहे तो इटरेटर यूज कर सकते हो। कौन सा इसमें यूज, इसमें लिस्ट हुआ और इनमरेशन हुआ वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सेट डॉट इटरेटर डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप यूज करो, और यहाँ पे लाइन चेंज हटा दो, और यहाँ पे नम डाल दो, प्लस स्पेस दे दो, ठीक। देखो नल एक बार आया हुआ है और 3 भी एक ही बार आया हुआ है, ठीक। यहाँ पे नल एक बार आया हुआ है, 1 2 3 4, और 3 भी एक बार आया हुआ है, मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे अदर भी एक तरीके से, यहाँ 1 2 3 4 था, यहाँ पे मैंने नल भी चेक कर दिया चेंज करके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो हेट्रोजेनियस का क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने मान लो हैश, यहाँ पे कोई वो जेनिक नहीं बनाया इसको, ठीक है, सिंपली ऐसे कर दिया इसको। यहाँ पे आप सिंपली चाहे तो सेट भी यूज कर सकते हो, ठीक। सेट क्यों यूज कर सकते हो, पेरेंट इंटरफेस पेरेंट है इसका, है ना। जेनिक आप नहीं बनाना चाहते हो तो नहीं बनाओ, बट वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि जेनिक होना भी चाहिए टाइप सेफ्टी के लिए। बट अब यहाँ पे आप चाहो तो सेट डॉट एड कोड क्यूरियस ऐड कर सकते हो, सॉरी, है ना। अब ऐड करने के बाद अब इटरेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हो। यहाँ पे क्या अपना सकते हो, वाइल लूप। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्यों हेट्रोजीनियस वर्क करता है, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा इटरेटर पहले बनाना पड़ेगा। इटरेटर टाइप हम इसका नहीं देंगे, जेनरिक नहीं बनाएंगे इसको। ITR इज इक्वल टू सेट डॉट इटरेटर, ठीक है। अब ITR डॉट हैज नेक्स्ट, अगर रखता है नेक्स्ट तो SYS। अब यहाँ देखो हमने डायरेक्टली एक तरीके से यहाँ पे टाइप मतलब टाइप को नहीं बताया, ठीक है, किस टाइप का डेटा होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे अभी डिसाइड ही नहीं किया। इस वजह से आप अब ITR डॉट नेक्स्ट किसी टाइप में असाइन करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज कि ये किस टाइप का है, अदरवाइज एक्सेप्शन मार देगा। इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो, एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, देखा, किसी भी टाइप का ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, हेट्रोजीनियस है। बट अगर यहीं पे आगे चल के और बताएंगे उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि ऑर्डर 1 2 3 4 बिल्कुल ऑर्डर तो सेम ही है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं चेंज होगा कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज होना होगा ही होगा हमेशा, लेकिन ये है कि मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज मतलब ऑर्डर सेम नहीं रहता है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब किस्मत के ऊपर है, डिपेंड करता है कि हाई स्कोर हो सकता है, सीरीज में भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पॉसिबल सब कुछ है। तो मान लो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ अदर स्ट्रिंग, ठीक ठीक। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैट आ गया, फिर बैट आ गया, फिर रैट आ गया, मतलब ऑर्डर देख रहे हो चेंज हो गया कि नहीं। तो ये है एक तरीके से ऑर्डर चेंज होता है। अब दूसरा मैं बता दूं आपको, इंटरनली आप जो मैं बता रहा था, इंटरनल देखो क्या यूज करता है, देख रहे हो ये हैज मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है कंस्ट्रक्टर में इसने। आप देखोगे डिक्लेरेशन में यहाँ पे क्या यूज कर रखा है इसने, हैज मैप, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हैज मैप यहाँ पे यूज करता है। इसीलिए मैं इसका अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हैज मैप का बता दूंगा इंटरनल प्रॉपरली तो ये हैज सेट भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। बाकी वर्किंग में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि जो हमारी है, अगर प्रॉपर लेक्चर आप पढ़ रहे हो तो आसानी से आप पहले से ही समझ चुके होंगे आई थिंक। इसके बाद में हमें क्या बताना है, हाई सेट हो गया, यहाँ पे इंटरनल हो गया। दूसरा अब इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे डालते हैं क्या, लिंक्ड हैश सेट, ठीक। ये इसमें भी हम टाइप नहीं देते हैं कोई भी। अभी देखो ऑर्डर हमारा ये था, मैट पैट रैट कैट, ठीक। अब देखो जो कैट पहले था, कैट फिर बैट फिर मैट फिर रैट फिर जेट, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया उसी ऑर्डर में है, ठीक। और दूसरा मैंने बताया था, और सारे फीचर सेम ही रहेंगे। जो डुप्लीकेट ये था देखो रिमूव हो गया, ठीक है। अगर नल नल एक बार नल इंसर्ट कर सकते हो, और हेट्रोजीनियस भी ऐड कर सकते हो। अगर 2 बार इसको देखो, मैंने 2 बार हालांकि अभी ऐड नहीं किया था, बट आप चाहो तो 2 बार इसमें भी चेक कर सकते हो, डुप्लीकेट्स का कॉन्सेप्ट जो भी है, ठीक। ये सारा कुछ ये आपको देख सकते हो। तो एक ही बार यहाँ पे कोड को प्रिंट किया हुआ है, ठीक। इसके बाद में आप यहाँ पे ऐड मेथड अगर देखो, इसका ऐड मेथड को देखोगे तो ये क्या रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है कि इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक। अगर यहाँ पे चेक करो इसका, इसको हम प्रिंट कराना चाहें, ठीक, क्योंकि ये रिटर्न करता है तो इसका मतलब हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट में डाल सकते हैं इसको। अगर रिटर्न नहीं कर रहा होता तो प्रिंट में नहीं डाल पाते, ठीक है। ये और याद रखना, जो प्रिंट एलन है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होगी, वर्ड में नहीं वर्क। देखो ये देखो यहाँ पे क्या किया, फॉल्स किया, क्यों,
क्योंकि उसने मैंने आपको बताया ना, जब वहाँ पे इंसर्ट करने जाएगा दोबारा अगर सेम इंडेक्स बनेगी उसकी हैश कोड की, तो वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्यों इंसर्ट करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, तो उसको क्या रिटर्न, तो उसको वो आपको इन्फॉर्म भी करेगा कि आप वो इंसर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्योंकि आप डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये वैल्यू डिफरेंट होती और हाई स्कोर से हम बन रहा होता तो जरूर अब ये भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक, ये भी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, बट हम साथ में ही बताएंगे कि अगर हमारा अगर सेम वैल्यू है, मतलब डिफरेंट वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट की इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें हैश कोड सेम मिल जाए, क्या मिल जाए, हैश कोड सेम मिल जाए, डिफरेंट पे भी हैश कोड सेम मिल जाए, वो भी हम लोग यहाँ पे आगे चल के टेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा अगर सेम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है और सेम इंडेक्स बन जा रहा है तो इंसर्ट हो जाएगा, रिटर्न ट्रू मारेगा, ठीक। जबकि हाई स्कोर जो होगा, जो उसकी इंडेक्स होगी वो सेम ही बन रही होगी, ठीक। ये भी सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा लिंक्ड हैश सेट वर्क करता है। इसमें भी अगर मेथड देखे जाए स्पेसिफिक, तो यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है, देख लो, ये कोई भी अदर मेथड नहीं है, सेम वही मेथड से। तो इस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। आगे नया इम्प्लीमेंट, आगे चलते हैं सॉर्टेड सेट पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप सॉर्टेड सेट करोगे, सॉर्टेड सेट वैसे तो क्या हो, सॉर्टेड सेट क्या है, क्लास तो है नहीं, सॉर्टेड सेट क्लास तो ये है ना, इंटरफेस है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हो, तो इसका मतलब क्या, इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको डालना पड़ेगा। लेकिन इसकी अगर हायरार्की देखी जाए, पहले हम कहाँ से चलते हैं, इसको वहीं बना, ऐसा ही रखते हैं यहाँ भी, और इसको हम यहाँ पे देखो, हायरार्की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्री मैप हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है मेन, तो ट्री मैप से चलेंगे तो उसकी हायरार्की यहाँ पे दिख जाएगी, ट्री मैप। देखो हाँ, एक चीज, लिंक्ड जो हमारा हैश सेट था उसका इंटरनल हमने बता दिया आपको ऑलरेडी है, ठीक है। ट्री मैप जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसका इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी बताएंगे। सॉरी, ट्री मैप क्यों, ट्री सेट में बात कर रहा था, चलो सेट तो ऑलरेडी लिखा है हमारा, ठीक, स्मॉल ही रहता नहीं, कैपिटल तो है ये। तो ट्री सेट का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो सेट सॉर्टेड सेट में जो भी आता है, चाहे मैप हो चाहे सेट हो, ठीक है, तो सॉर्टेड सेट में, सॉर्टेड सेट या सॉर्टेड मैप हो, कोई भी हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पे देखो मैंने बताया हेट्रोजेनियस अलाउ नहीं होता है, तो ये कंपाइल टाइम पे ही बग दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर हेट्रोजेनियस अलाउ नहीं होता है तो आप उसको जेनेरिक बनाओ, लॉजिकली बात है ना, अगर हेट्रोजेनियस अलाउ नहीं अगर करता होता तो जेनेरिक ना भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हेट्रोजेनियस अलाउ ही नहीं करता है तो आप अदर एलिमेंट ऐड करना ही क्यों चाहोगे। तो इसका मतलब है टाइप सेव कर दो उसको पहले से ही, मतलब फिक्स कर दो, आप जेनेरिक बनाना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई ना कोई टाइप देना ही पड़ेगा। अब अगर आपने अगर स्ट्रिंग दे दिया और स्ट्रिंग देने के बावजूद भी अगर आप कुछ अलग डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक। अब देखो ये चल गया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये, अब एक बार फिर से मैं हटाता हूँ इसको, देखना टाइप सेफ्टी हटाते हैं तो ये कंपाइल टाइम इसको दे देगा, देख रहे हो ये, हालांकि कंपाइल टाइम नहीं दिया इसने, देना चाहिए था वैसे, कोई नहीं, देखना अभी मैं इसको चलाता हूँ, और अभी मैंने ऐड भी तो नहीं किया कोई अदर, एक मिनट, एसेट डॉट, हालांकि इसमें भी उसने सेम ही रखा हुआ है, मुझे लगा कि देना चाहिए था, हालांकि वो कुछ और रीजन था क्योंकि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था वहाँ पे, ठीक, बट दे देता तो ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि अलाउ नहीं होता है। देख अब रन इसको कराते हैं क्योंकि इनका कंपैरिजन होता है एट द एंड, सॉर्टेड सेट मतलब क्या हुआ, एक ऑर्डर में, इसका भी डेफिनेशन देखो, बाकी सारी सेम है, बट दो तीन डिफरेंस ये है कि आप नंबर एक तो नल इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं, इसमें नल इंसर्ट नहीं कर सकते हो, दूसरा क्या है
कि आपका और क्या कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर तो वैसे भी प्रिजर्व नहीं रहता नहीं, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है, बट आपके डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में आप चाहते हो, ठीक है। तो वो ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट इसका जो है ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है, ठीक है। इफ यू वांट टू ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग, सो यू कैन गो फॉर ट्री सेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से तो इसने तो कोई भी बग नहीं दिखाया। अब एक बार देखते हैं इंटरनल, अगर उसने चेक कर रखा होगा टाइप को तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्टली उसने वो वैल्यू निकाल करके असाइन कर दिया होगा किसी एक टाइप में तो फिर इशू आ सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है बग देना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए ना, क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन, वही मैंने बताया ना, कॉस्ट एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक। पहली बात तो आपने जेनरिक नहीं बनाया, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि इसने बग नहीं दिया बट देना ही चाहिए था, उसको कंपाइल टाइम में ही दे सकता था। इम्प्लीमेंटेशन अगर लाइब्रेरी जो लिखते हैं ना, जो लॉजिक मैंने उसके पीछे बताया वो यही है कि अगर आप हेटेरोजेनियस अलाउ कर ही नहीं रहे हो तो वहाँ पे टाइप फोर्स कर दो, बट एक्चुअली क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सेम रहे, जेनरिक रहे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन टॉप से इसके जो फीचर्स हैं टॉप से आते हैं डायरेक्टली, इसके लिए कोई अलग से नहीं लिखा गया होगा ये सारा फीचर, ठीक है। तो इस वजह से इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइप दे दिया तो ये तो ऑलरेडी बता दिया, ठीक। अभी हम नल बना रहने देते हैं, फिर से चलाते हैं इसको। नल पॉइंटर दे रहा कि नहीं दे रहा, तो इसका मतलब एक नल अभी हटाएंगे फिर चलाते हैं, नल अलाउ नहीं करता है तो बग देगा। देख रहे हो जो मैंने बताया वही बिल्कुल है कि नल आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे नोट कर सकते हो सारे जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, जो पर्टिकुलर सेट के जो भी क्लास है कलेक्शन है उसके आप ऐसे लिखते भी जा सकते हो नोट्स में, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ऑर्डर आप बताया पर्टिकुलर ऑर्डर में जाता है, तो अब ये नल तो पहले हटा देते हैं फिर हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। अब यहाँ पे भी आप टाइप दे सकते हो, क्यों? क्योंकि अब आपने टाइप क्या है फिक्स कर दिया इसका, तो इटरेटर को भी जेनरिक बना दो तो भी वार्निंग देना बंद कर देगा। अब हमने क्या किया, इसको चला दिया। अब देखो पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने कहा था आपको अभी, अच्छा हमने ये क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया जे ना। कैपिटल का मतलब क्या, क्योंकि ऑर्डर भी करेगा तो स्काई वैल्यू के थ्रू ही तो कंपेयर करेगा। जे की कैपिटल करेक्टर होते हैं उनकी 65 से समथिंग 65 से अराउंड 65 5 70 20 90 92 के अराउंड ही होता है, ठीक है, क्योंकि 26 करेक्टर होते हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हो। तो इतना सा ही होता है, जबकि स्मॉल करेक्टर होते हैं उनकी 97 से तो स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा हो जा रहा था। अब देखो बी स्मॉल है, बी सी सी फिर सी फिर जे फिर एम फिर आर, सॉर्टेड ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, एज सेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट ये ऐड करता है, ठीक। अब देखो अब एक चीज मैं बताऊं, अगर आप खुद चाहते हो कि हमें अपना खुद का ऑर्डर डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। यहाँ पे आप कंपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, बाकी कलर सॉर्टेड सेट ऑलरेडी है तो वो आप ऐड कर सकते हो, और कोई ज़्यादा अलग नहीं है। बट मेन चीज़ आपको जानना है, यहाँ पे कंपरेटर यूज कर सकते हो, कलेक्शन बाकी कुछ नहीं है, ठीक। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे कलेक्शन देखते हैं, अगर अगर यूज हो जाए डॉट रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब ये क्या है, ये भी कंपरेटर ही रिटर्न करता है, तभी ये चल मेथड वर्क कर रहा है। रिवर्स ऑर्डर क्या करता है, कंपरेटर को इंप्लीमेंट करता है रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ये यूज कर सकते हो। अपना खुद का कंपरेटर बनाना चाहते हो, ये तो सिंपल इसलिए कर दिया क्योंकि अभी आप ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, ये सिंपल स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। मोस्टली रियल केस में तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर रहे होगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे होगे, वो पर्टिकुलर कॉलम की बेसिस पे आप सॉर्ट कराना चाहोगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। मान लो एग्जाम्पल, चलो हम आज कर ही देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत, एक क्लास बनाते हैं। मैंने बताया ना इनर क्लास आप बना सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय
और हम इसमें स्ट्रिंग नेम डालते हैं और इंट आईडी डालते हैं और डबल सैलरी है, देख ठीक, सैलरी डालते हैं। बस अभी इतना ही डालते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं मुझे। और हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम इसके कंस्ट्रक्टर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें डेटा भी सेट कराना है ना। कंस्ट्रक्टर बना दो यहाँ पे इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम कॉमा डबल सैलरी, ठीक। ये आप कंस्ट्रक्टर यहाँ बना दो, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक। और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, ठीक। तो ये आपने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अभी यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने इसको यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक। आईडी 1 है, नेम राजीव है, कॉमा सैलरी कुछ भी डाल दो, ठीक। और यहाँ पे डी कर दो और साथ में। अब यहाँ पे टाइप चेंज और करना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ पे आप क्या करोगे, एम्प्लॉय कर सकते हो इसको, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हर जगह पेस्ट कर दो, फिर बाद में हम वैल्यू चेंज करते हैं इसकी। अब एक बात, रिवर्स ऑर्डर क्या करेगा, उसको क्या पता है कि रिवर्स ऑर्डर में हम किस बेसिस पे सॉर्ट करें, इसको नहीं पता चलेगा ना। तो इस केस में अब ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत की चीज़ नहीं है ये। यहाँ पे अब यहाँ पे ITR डॉट नेक्स्ट, इसको एक चीज़ मैं और कर रहा हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पे मालूम क्या आ रही है। एलन करता हूँ, प्रिंट एलन करता हूँ, और यहाँ पे हम एक टू स्ट्रिंग मेथड भी बना देते हैं पब्लिक, क्योंकि हमें एक एक नहीं बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस तरीके से आप EMP यहाँ पे डाल दो, ठीक। EMPLIY EMP इज इक्वल टू, इसको यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक। डॉट आईडी प्लस आईडी प्लस नेम डॉट नेम प्लस EMP डॉट सैलरी, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। अभी हम सिंपली इसको प्रिंट कराते हैं, क्या काम करता है। अरे सॉरी, नाम चेंज करना पड़ेगा, आईडी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक। इस तरीके से मैंने इसमें नंबरिंग दे दी है, ज़्यादा मुझे उसमें रियलिस्टिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बग दे रहा है, एक मिनट, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्या, अलग कुछ। हाँ, ये तो वैसे तो ये कम देखो ऑर्डर, ये तो वर्क करेगा नहीं वैसे भी। और भी देख लेता हूँ कि और कोई तो बग नहीं है यहाँ पे, कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है चूँकि। देखा ये कहाँ पे चला गया, कंपरेटर का ही प्रॉब्लम दिखा रहा है, देख रहे हो, रिवर्स कंपरेटर। और जाते हैं
एम्प्लॉय इज इन अननेम मॉड्यूल ऑफ लोडर ऐप। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे रिवर्स जो हमारा चल रहा है ना, कलेक्शन डॉट रिवर्स मैंने यूज किया, ये सिंपल आप उसमें ही यूज कर सकते हो, इंट फ्लो प्रिमिटिव टाइप और साथ साथ में स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग भी तो प्रिमिटिव टाइप में ही क्लास में, वैसे तो ऑब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम करेगा, तो अब आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपना खुद का। ठीक है, आप दो तरीके से बना सकते हो, चाहे तो क्लास यहाँ पे अलग बना लो, क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय कंपरेटर यूज करना या माई कंपरेटर यूज करना, माई कंपरेटर। ठीक, और एक चीज मैं बताऊं, अगर आप अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर इसका क्या प्रिंट हो रहा है, कोई प्रिंट नहीं होगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर पहले आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ऑर्डर कोई रहेगा नहीं, क्यों, हाईएस्ट कोड के बेसिस पे ये वर्क करेगा। ट्री सेट, अभी भी कोई बग दिखा रहा है क्या? क्योंकि मैंने ये यूज किया, तो यहाँ पे मुझे सॉर्टिंग के लिए कंपरेटर देना ही पड़ेगा आई थिंक। एक काम करना पड़ेगा, एक काम कर सकते हैं, ये जो एम्प्लॉय है ना, इसको आप क्या करो दो, कंपरेबल टाइप का बना दो। कंपरेबल बाय डिफॉल्ट हमारा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे कंपेरेटिव मेथड रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपरेबल होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो रहा है, क्लास एम्प्लॉय, यहाँ पे इम्प्लीमेंट, इनर क्लास है हमारी, बट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हम इसमें? इम्प्लीमेंट्स, ये क्या दिखा रहा है? अच्छा, देखते हैं, कंपरेटर, कंपरेबल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पता नहीं क्यों आ नहीं रहा था, कोई बग की वजह से नहीं आता वैसे तो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दोगे इस मेथड को, क्योंकि ये कंपेरेबल था नहीं अभी ना, वही मैं बता रहा, क्योंकि अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कम आपका जो भी कंपेरिजन है वो पता चल जाता है। बट इसमें कैसे कंपेरिजन होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो कंपेरेबल होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आपको ये भी प्रूफ हो जाएगा आगे चल के। अब इसके अंदर यहाँ पे इसका मेथड क्या होता है, कंपेरेबल में एक ही मेथड होता है कंपेयर टू, और कंपरेटर में दो मेथड होते हैं, इक्वल्स और कंपेयर मेथड। ठीक है, उसमें आप अपना इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो कि कैसे आप इसको कंपेयर करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मेथड था, इम्प्लीमेंट हो गया ऑटोमेटिकली, और इसके बाद में आप यहाँ पे दे सकते हो कि किस के बेसिस पे आप चाहे तो बाय देखना, अभी हम डायरेक्टली जीरो ही रखते हैं, तो क्या होता प्रॉब्लम, जीरो देखो जा रहा बार बार, एक ही एलिमेंट आया, क्यों आया एलिमेंट एक, क्योंकि ए जीरो का मतलब क्या हुआ कि पुराना पिछला ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट जो आपने ऐड किया वो दोनों सेम है। आपको पता है सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, अगर आप ऐसा कर देते हो जीरो की जगह बाय डिफॉल्ट, अगर गलत तरीके से आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या आता है वो आपको पता चल गया होगा आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो की जगह अगर वन रिटर्न कर देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, जो पिछला एलिमेंट था वो नया जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उससे क्या है, बड़ा है, उससे क्या है, बड़ा है वो एलिमेंट। ठीक, तो इससे क्या होगा, पिछला वाला अगर बड़ा था मतलब, और नेक्स्ट फिर बड़ा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ऑर्डर कौन सा रहना चाहिए, वैसे तो डिसेंडिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से जाना चाहिए था, बट देख लेते हैं किस ऑर्डर में जाता है। असेंडिंग में जाता है, पॉजिटिव में असेंडिंग में जा रहा है। 1 2 3 असेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो, तो मतलब कोई ना कोई ऑर्डर अब बन रहा है। अगर हम नेगेटिव कर देंगे, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव रिटर्न कर देते हैं, अभी यहाँ पे किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। ठीक है,
अभी यहाँ पे ये नहीं है कि आप कह सकते हो कि हमने किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो अभी, ठीक है। ये क्योंकि ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहा है, अभी हमने कोई सॉर्टिंग प्रॉपरली किया ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम -1 रिटर्न करें केवल, तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अभी कोई प्रॉपर हमने फिर भी नहीं किया, अभी ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है, ठीक। ये क्योंकि आपने पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है कि पिछला ऑब्जेक्ट जो था उस नया ऑब्जेक्ट है, उसके कंपेरिजन के लिए आपने पहले से वैल्यू रिटर्न कर दी, उसको कंपेयर कर, जो कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे, उसको पहले से आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करवाना है कि जो पिछली वैल्यू है और जो नेक्स्ट वैल्यू जो ऐड कर रहा है उसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। यही तो आपको बताना है कि उसी हिसाब से ऑर्डर डिसाइड कर लेगा। तो आपने बता दिया कि आपको पहले प्लस दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो भी है नेक्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, फिर नेक्स्ट बड़ा होना चाहिए, फिर नेक्स्ट बड़ा होना चाहिए। तो ऑर्डर जो हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर एक तरीके से बन जा रहा है, ठीक है। अब हमें प्रॉपर इसकी क्या करनी है और जो भी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो यहाँ पे आप नेम भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा, राजीव कमलेश पप्पू रंजीत किशन जो भी है इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेम हमने इस तरीके से डाल दिया। सैलरी भी चाहे तो चेंज कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर चाहोगे, ठीक है, 231 123 213 323, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे सैलरी भी डाल दी। अब आप पहले नेम के बेसिस पे सॉर्ट करो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ मेन जो आपको है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो आपको क्या करना है, देखो एक तो ओ आ गया हमारे पास, ठीक। यहाँ पे आप चाहें तो एक एम्प्लॉई, कोई नहीं ऐसे कर दो दिस, देखो एक तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, वो इस एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जो नया एलिमेंट ऐड किया जा रहा है, ठीक। इसके साथ साथ में एक प्रीवियस जो एलिमेंट होगा उसके यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम दिस ऑपरेट, कहाँ चला गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क, सही तो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप कर सकते हो कंपेरिजन नेम के बेसिस पे अगर करना है तो दिस डॉट नेम, ठीक। एक चीज और है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है, हालांकि बहुत तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज करते हैं, क्योंकि पहले हम इंटीजर में ही बताते हैं, स्ट्रिंग में बाद में बताएंगे। 2 1 जो भी है, 1 2 3 4 5 6, सही 6 ही रहने दो, ठीक। पहले हम इंटीजर टाइप में बताते हैं। अब यहाँ पे दिस डॉट आईडी पे करते हैं, क्योंकि आईडी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया इसीलिए, ठीक। आईडी का ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इफ दिस डॉट आईडी अगर क्या हो, लेस देन हो, क्या हो, अगर लेस देन हो, पहले से पुराना वाला क्या है वो लेस देन हो, और किससे, ओ डॉट गेट, एक मिनट, एम्प्लॉई है ओ ना, यहाँ पे ओ बी जे करेंगे, आईडी लेस देन हो, हाँ, एम्प्लॉई टाइप कास्ट करने की जरूरत है नहीं, अब आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। ओबीजे डॉट आई डी, अगर पिछली मान लो दिस डॉट आई डी अगर लेस देन है ऑब्जेक्ट जो नया ऐड करा उसकी आईडी से, तो आप क्या करना चाहते हो, रिटर्न, मतलब वो कंटिन्यू रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो। तो अभी हम चाहते हैं कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, ठीक है। रिटर्न कर कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो रिटर्न 1 कर दो, ठीक। इसके बाद में
इल्स इफ, यहाँ पे रिटर्न 1 हो गया। रिटर्न पॉजिटिव का मतलब क्या है, हम वो केस को एग्री कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर ऐसा आता है बाई चांस, जो करंट जो आईडी थी वो बड़ी हो जा रही है नेक्स्ट आईडी से, तो आप क्या करना चाह रहे हो, वो उस केस को आप एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक। तो रिटर्न -1 कर दो। और बाय अदरवाइज, यहाँ पे देखो ये अदरवाइज के केस में क्या है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो रिटर्न 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है तो उसको आप बार बार डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक। तो ये है। तो अब देखना आपने अगर जो केस, अब एक बार प्रिंट कराते हैं, केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिस डॉट आई डी लेस देन ओबीजे डॉट आई डी, ठीक है। तो इसमें जब आपने पॉजिटिव किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर को इसने चेंज कर दिया, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। अब अगर डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे, ठीक। वहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जब 1 डाल रहे थे तो ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 1 डाला है आपने, दिस डॉट आईडी, जो जो आपकी आईडी दिस ऑब्जेक्ट जो है, और करंट ऑब्जेक्ट दिस, जो नेक्स्ट एलिमेंट हम पास कर रहे हैं उससे कंपेयर कर रहा है ना। तो अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट, शायद मैंने गलत बता दिया, ये वाला जो है ओबीजे आईडी और ये दिस डॉट आईडी, अगर अब ये मान के चलो सिंपली दिस डॉट आईडी मतलब करंट जो ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी अगर लेस देन है, ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हो, अगर लेस देन है ओबीजे डॉट गेट, इस पैरामीटर में जो आ रहा है उसकी आईडी से, तो उस केस में अगर आप 1 रिटर्न कर रहे हो तो ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। अगर -1 रिटर्न करोगे, हालांकि यहाँ पे ऐसे करते और -1 ना रिटर्न करो, आप ऐसा काम करो, ओबीजे डॉट आईडी जो है ये पहले कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओबीजे डाल दो, यहाँ पे तीसरा डाल दो, ठीक। दिस डॉट आईडी, अगर ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो करंट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक, करंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट की आईडी अगर लेस देन हो जा रही है, ठीक, वही रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, दिस पहले ही सही है, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दो यहाँ पे, अगर ये लेस देन है, ठीक, क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब जो है करंट ऑब्जेक्ट जो है अगर ग्रेटर देन है, करंट ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेटर देन है प्रीवियस ऑब्जेक्ट से, ये ओबीजे डाटा आईडी प्रीवियस ऑब्जेक्ट से, करंट ऑब्जेक्ट अगर प्रीवियस ऑब्जेक्ट से ग्रेटर देन है तो हम उसको पॉजिटिव रिटर्न कर रहे हैं। अदरवाइज अगर करंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा लेस देन है प्रीवियस ऑब्जेक्ट से, ये जो पैरामीटर से पास आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से, तो हम इसमें नेगेटिव रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज 0 तो हमारा रहेगा सेम केस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आईडी के बेसिस पे था, ठीक है। तो इस हिसाब से चलो कि जो भी हमारा दिस मतलब करंट जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस जो करंट ऑब्जेक्ट है, जो दिस मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, जो दिस में जो भी आपने यहाँ पे पास किया है, देखो कहाँ पास किया है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट दिस अभी करंट करंट जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर ये वैल्यू जो है क्या, इसकी आईडी जो है, अगर इसकी आईडी ग्रेटर देन है किससे, जो प्रीवियस जो ऑलरेडी प्रीवियस इंसर्टेड एलिमेंट होगा ऑलरेडी, ठीक, उस एलिमेंट से अगर ये ग्रेटर देन है, तो आप क्या चाहते हो, तो आप उसको केस को मतलब ऑर्डर सही रखना, क्योंकि ऑर्डर सही है, प्रीवियस एलिमेंट छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो प्रीवियस एलिमेंट छोटा होना चाहिए और नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, तो कंडीशन सही है। तो उस केस में, सही के केस में आप रिटर्न क्या कराओगे, ट्रू, ट्रू मतलब 1 रिटर्न करा दोगे। और अगर ऐसा होता कि जैसे ये केस है कि जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया हुआ है अभी, जस्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाया हुआ है, इसमें वैल्यू दिस में सेट हो गई होंगी, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसको प्रीवियस ऑब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो अगर ये देखो क्या आप करंट दिस डॉट आईडी जो है, क्या उसकी प्रीवियस मतलब ओबीजे आईडी से बड़ा है या नहीं है, नहीं बड़ा है, तो उस अगर नहीं बड़ा है तो आपको क्या करना है, निगेटिव रिटर्न करना है, जिससे कि वो ऑर्डर चेंज कर दे। तो उस हिसाब से ये कंपेरेटर आप याद करने के लिए याद कर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वर्क करता है इंटीजर के केस में, ठीक है। हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कंपेरेटर में काफ़ी चीज़ें हैं वैसे बताने होगा। अब देखो स्ट्रिंग में सिंपल बता देता हूँ। स्ट्रिंग में चूंकि स्ट्रिंग क्लास जो होती है वो ऑलरेडी से कंपेरेटर मेथड इंप्लीमेंट करके रखता है, कंपेयर टू मेथड, ठीक है। तो आपको कंपेयर टू मेथड खुद से मतलब पूरा इंप्लीमेंट रिटर्न पूरा आपको क्या करना,
कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली रिटर्न कर दो दिस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू obj डॉट नेम। ठीक, अब ऑर्डर आपका डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पहले क्या लिया हुआ है और यहाँ पैरामीटर में क्या पास किया हुआ है। ठीक, वो डिपेंड, उसके बेसिस पे ऑर्डर डिसाइड होगा। अब मैंने क्या किया हुआ, नेम पहले लिया हुआ है और इसको हमने क्या किया है, सॉरी दिस वाला पहले लिया है, ओबीजे बाद में लिया है। पैरामीटर में हमने क्या लिया, ओबीजे से वैल्यू लिया हुआ है, तो इस हिसाब से ऑर्डर हमारा बनेगा। यहाँ पे देखो के जो है कमलेश, के पी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नेम की बेसिस पे ऑर्डर में चेंज हो गया। ठीक, नेम की बेसिस पे आपका ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब दूसरा तरीका था, आपको क्या करना था, इक्वल्स ऑपरेटर यूज करना था, उसके थ्रू भी कर सकते थे। यहाँ पे कंपेयर टू यूज, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पास कर दो, क्योंकि वहाँ कंपेयर टू भी तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। आपको क्या करना है, माइनस को 1 प्लस करना है, प्लस को माइनस करना, ऑर्डर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ऑर्डर देखो चेंज हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक, अगर ये यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन बचता है जो मैं स्टार्ट में बताना चाह रहा था, ओबी दिस जो है, दिस डॉट नेम जो है डॉट इक्वल्स। इक्वल्स क्यों यूज करोगे, क्योंकि आप कंटेंट कंपैरिजन करना चाह रहे हो, इस वजह से। ठीक है, ओबीजे डॉट नेम, अगर ये दोनों इक्वल्स मेथड रिटर्न क्या करता है, तो एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, बुलियन। तो बुलियन तो मुझे चाहिए नहीं, इक्वल है या नहीं है वो तो हमें चेक ही नहीं करना है ना, हमें चेक करना है कि बड़ा कौन है, स्मॉल करेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे प्रॉपर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि स्ट्रिंग के लिए आप बेटर तरीका वही यूज कर लो। ठीक है, ये सही नहीं है, तो स्ट्रिंग के लिए आप इजिली यूज कर सकते हो। नंबर है कोई इंट फ्लोट डबल, उसके लिए आप खुद कंडीशन बना सकते हो, क्योंकि उसके लिए मेथड नहीं होता है। तो ये एक तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कंपेरेबल यूज किया हुआ है। अगर आप कंपेरेबल मान लो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंपेरेबल जो है ये आपने आईडी की बेसिस पे कर रखा था, क्योंकि एक ही बार में एक ही तरीके, एक ही तो इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो मान लो ये सारा नेम के बेसिस पे था, अब आपको चाहिए किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे क्या करोगे, माई कंपेरेटर बना सकते हो क्लास। ठीक, और यहाँ पे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करवा दोगे, पहले तो क्लास ही बना लो। ठीक, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर। ठीक, यहाँ पे आपको क्या देना होगा, एम्प्लॉय, जो भी टाइप देना चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर फिर। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर मेथड होता है। एक और मेथड होता है यहाँ पे इक्वल्स मेथड, वो भी ओवरराइड करवा सकते हो। ठीक, ये दोनों मेथड कंपेरेटर के अंदर ही होते हैं, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट क्लास का हमारा मेथड की बात कर रहे हैं, देख रहे हो, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड बात नहीं कर रहा था, इसके अंदर मेथड इक्वल्स। ठीक है, ये तो मेन हमारा ये है, तो इसको आप यूज कर सकते हो और इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। ये हम आगे चल के बताएंगे और फिर आगे और भी चीज़ें पढ़नी। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आया हो लेक्चर, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।